दूर से बोल लीजिएगा। It's a matter of great pride and honor for all of us to have Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji with us, who is also known as Vikas Purush. I invite sir for his address. मंच पर विराजमान श्री आसिफ आजमी जी, अमिताभ कांत जी, प्रशांति सिंह, सौरभ शुक्ला जी, डॉक्टर सबाहत अजीम जी, तपन सिंघल जी, प्रताप सोमवंशी जी, श्रीमती आशा पटेल जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं आभारी हूँ आयोजकों का जिन्होंने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है। पूर्वांचल के सभी अचीवर्स को मैं बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत कुछ कहा गया है सुबह से लेकर अब तक। मैं थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में 2-4 मिनट बात करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। मुझे लगता है कि पूर्वांचल का हीरा कौन है, अगर इतिहास में हम खोज करेंगे तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम संत कबीरदास का आता है। और उनका एक दोहा है, मैं समझता हूं कि अगर उस दोहे को आप सुने तो पूर्वांचल को समझने में आसानी होगी। अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोई, और धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई। मैंने आसमान से बारिश और धरती भीगे, ये बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन धरती बरसे और अंबर भीगे ये पूर्वांचल ही समझ सकता है। शिकागो में रहने वाले लोग या दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। पहली लाइन बड़ी आसान है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है कि जो दूसरी लाइन है वो बहुत गूढ़ है और उसका बड़ा महत्व है। अगर धरती नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि यह भावार्थ पूर्वांचली ही समझ सकता है और मुझे लगता है कि यह जीवन की एकात्मता का दर्शन है, एकात्मता की ही लाइन है जिसे संत कबीरदास ने कही है। अब कुछ लोगों को ये उल्टी बात लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही सही है और माटी के उत्सव में मैं समझ रहा हूँ कि यही हो रहा है और मैं आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक से बढ़कर एक गुणी जन आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुबह से भी अनेक लोग थे, आज किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सके हैं। धरती बरस रही है और आकाश को भिगोता हुआ सब लोग देख रहे हैं। पूर्वांचल का ये महोत्सव है। अगर गूगल से आप पूछेंगे तो जवाब क्या मिलेगा पूर्वांचल के बारे में, आपने ट्राई किया है? 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, 19 जिले। मैं समझता हूँ कि ये पूर्वांचल नहीं है। पूर्वांचल है क्या? तो पूर्वांचल भूगोल नहीं है, ये समझने के पूर्वांचल आध्यात्म है। और मुझे लगता है कि हिमालय और बाजार के बीच एक सदा हुआ जो संगीत है उसी का नाम पूर्वांचल है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इतिहास में शर्मा जी दृष्टि ले जाएं तो आदिकाल के दौर से अगर आप विचार करेंगे 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, जो भक्ति काल सामान्यतः 1700 तक हम सब मानते हैं, क्यों सोमवंशी जी, उसे पूर्वांचल का स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। लेकिन उस दौर में भी पूर्वांचल ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। एक किस्सा भी है उसका। जिन दिनों लोगों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता था, एक श्रेणी थी साधु की और दूसरी श्रेणी थी असाधु की। साधु मतलब सब आप समझ ही रहे हैं, मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और असाधु का मतलब झूठ, फरेब, तमाम दुर्गुणों से युक्त। और मुझे लगता है कि उस समय भी पूर्वांचल ने मानव को साधु और असाधु में नहीं बांटा है, बल्कि एक तीसरी श्रेणी पैदा की और जो संत कहा। ये संत जो शब्द है, मैं समझता हूँ कि ये वहीं की खोज है। और मतलब कबीरदास को जब संत कहा
तो ऐसा आदमी जो गार्हस्थ जीवन में भी हो और व्यक्तित्व की ऊंचाई तथा गहराई इतनी विकसित हो कि जिस पर गर्व किया जा सके। और मैं मानता हूं कि आज उसी सत्संग में तमाम संतों के बीच हम सब को एक साथ मिलने का सौभाग्य मिला है। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अनेक लोग चर्चा करते हैं कि आदिकाल और भक्तिकाल तक पूरे पूर्वांचल में संस्कृत, फारसी, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम परंपरा, साहित्य तथा शिक्षा का जबरदस्त विकास हुआ। लेकिन अंग्रेजों के कालखंड में थोड़ी समस्या आई। कुछ काम छोड़ दें तो मेरी राय से आप सहमत होंगे कि सामान्य रूप से अंग्रेजों के कालखंड में थोड़ी समस्या आई। मैं जब गाजीपुर अपने जन्मभूमि को देखता हूँ और उसके इतिहास को देखता हूँ तो जो पत्र व्यवहार हैं अंग्रेजों के, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। वह मुख्यतः व्यवसाय तक सीमित है और उसमें भी अफीम की मार्केटिंग कैसी होगी, अफीम की पैकेजिंग कैसी होगी, ज़्यादातर अंग्रेजों ने पत्र व्यवहार इसी सिलसिले में किया है और इसी बात पर चर्चा की है। एक बार पुराने दस्तावेजों को, एक कलेक्टर थे हमारे यहाँ, उन्होंने हमको गजेटियर दिया, बहुत पहले की बात है, मैंने उसको पढ़ा तो एक अंग्रेज अधिकारी था ओवेन, उसकी एक रिपोर्ट है 1891 की, 1891 की। उसकी बड़ी चिंता ये थी कि अफीम की पैकिंग और स्टाम्प में परिवर्तन कैसे करना है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अगर उससे 100 साल पहले जाएं तब भी वहाँ के संसाधनों को किस प्रकार लूट करके अंग्रेज इंग्लैंड ले गए, मुझे लगता है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तब शायद हम पूर्वांचल की हकीकत को समझ पाएंगे। संतोषजनक बात एक पढ़ने को मिलती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप सब जानते हैं, गाजीपुर के लोग तो सब लोग जानते ही हैं, उनका कब्र सब लोगों ने देखा है जो लोग यहाँ बैठे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1971 में 1791 में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की बनारस के अंदर। एक काम उसका अच्छा था और दूसरा कानून व्यवस्था और भूमि सुधार। ये 2-3 काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस समय अच्छा किया। अब ये सौभाग्य या दुर्भाग्य, उसकी मौत भी गाजीपुर में हो गई। आज़ादी के बाद 1956 में एक एस.के. चटर्जी की अध्यक्षता में एक भारत सरकार ने संस्कृत कमीशन बनाया था, आप में से कुछ मित्र जानते हैं, और एक पटेल कमीशन, ये 2 बड़े चर्चित कमीशन हैं पूर्वांचल को लेकर के, मैं उसका आगे जिक्र करूंगा। और पूर्वांचल के नॉर्मल स्कूलों में भी जो शिक्षा का स्तर था, मैंने आप समझिए कि पुराणों की सभी 18 विद्याओं की पढ़ाई पूर्वांचल में कभी हुआ करती थी, ये पूर्वांचल का गौरव था। थोड़ी बहुत चर्चा, बनारस में एक लेखक जॉन्स थे, तो उन्होंने कालिदास के शकुंतला का ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, और विल्किंस ने भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया। ये 2 महत्वपूर्ण अध्याय हैं मुझे लगता है पूर्वांचल के। लेकिन निराशा के उस दौर में भी पूर्वांचल के लोग परेशान नहीं थे, और मैं कहना चाहूँगा छोटे स्तर पर ही सही, वहाँ की संस्कृति और शिक्षा का प्रसार अनवरत जारी रहा, उसे कोई रोक नहीं सका। एक बाबू शिवनंदन सहाय की बड़ी मशहूर पुस्तक है, बहुत रेयरली अवेलेबल है, शायद कुछ लोगों ने देखा हो। लगभग 45 कवियों तथा लेखकों का उसमें जिक्र है। उसमें जिक्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी, और उसमें जिक्र है गाजीपुर के बिहारी यादव का भी, जिनके नाम से बिरहा शुरू हुआ। ये इतिहास जानने की ज़रूरत है। 1837 में पहली बार बिरहा गाया गया और बिहारी यादव ही बिरहा के जनक हैं। हमारे पुराणों में एक बात कही जाती है, उठो जागो और पालो। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में भी और पूर्वांचल के लोगों ने भी यही किया और ऐसी ही पहचान बनाई, पंथ, संप्रदाय, मत सबको समेट करके, और पूर्विया कल्चर का एक विशेष निर्माण किया। जहाँ पूर्वांचल के लोग न हों, मैं समझता हूँ ऐसा कोई कोना दुनिया में मिलेगा नहीं। गिरमिटिया मजदूर, गांधी जी को जिसने पढ़ा है सब जानते हैं, जहाँ जाइए आपको हर जगह मिल जाएंगे लोग, चाहे सूरीनाम हो, ट्रिनिडाड हो, जमैका हो, गुयाना हो। वहाँ जाने के बावजूद भी फिजी हो, अपनी संस्कृति और भोजपुरी को बचा करके आज तक वो लोग रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा वो अभिनंदनीय है। गोरखपुर का जिक्र हुआ है अभी, तो फिराक गोरखपुरी के बिना सोमवंशी जी गोरखपुर का जिक्र तो अधूरा रह जाएगा। उनकी 2 पंक्तियां हैं, मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा।
महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमा भी हो। खुलूस का मतलब निष्कपट होता है। जिस माटी के कार्यक्रम में पूर्वांचल की कला संस्कृति का उत्सव मनाया जा रहा है, वह पूर्वांचल और वहाँ के लोग, फिराक गोरखपुरी ने जिस महबूब की चर्चा की, उसी टाइप के लोग हैं। सर से पांव तक निश्चल, अभय और आनंदमय, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी विशिष्टता है। और अभय मैंने इसलिए भी कहा कि अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक का नाम लिया जाएगा तो मंगल पांडे के बिना मुझे लगता है कि लिया नहीं जा सकता है। ऐसे अनेक संघर्ष, बलिया का जिक्र भी हुआ, बैरिया में ठाकुर साहब ने 19 अगस्त 1942 में ही तिरंगा फहरा दिया था। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद में डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में 8 लोगों ने शहादत दी और उसी दिन आज़ादी ले लिया। ऐसे चौरी चौरा का जिक्र अगर न किया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास अधूरा है। ऐसे अनेक घटनाओं का जिक्र, उसमें मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा देर तक मैं आप लोगों को तंग करूं। अनेक देर तक इस पर कहा जा सकता है। प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी क्षेत्र हैं। अगर आप खोजेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोगों का नाम, एक दो नहीं अनेक लोगों का नाम मिलेगा। उसमें समय जाया करना मैं नहीं चाहता। लेकिन पीड़ा तब होती है जब लोग कहते हैं पूर्वांचल तो उड़ीसा से भी पिछड़ा है। ये मैं समझता हूं कि आपको भी पीड़ा होती होगी। और जब पटेल कमीशन बना, विश्वनाथ सिंह गहमरी जी गाजीपुर के सांसद थे, आप में से अनेक लोग जानते हैं, वो गोबर से निकाला हुआ गेहूं प्रस्तुत किया। पटेल कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उसमें जो बातें कही गईं वो उस समय की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं कि अब समय के हिसाब से आवश्यकताएं बदल गई हैं। कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1991 में पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये कैसे हम पीछे रह गए, मुझे लगता है कि इस पर सबको विचार करने की ज़रूरत है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जो बात अभी अमिताभ कांत ने कही है कि हम सब मिल करके इस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि तब इस कार्यक्रम की सफलता और ज़्यादा, और केवल भौगोलिक या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हर दृष्टि से संगठित होकर के काम कैसे कर सकते हैं। सोनभद्र में एक डॉक्टर अर्जुन दास केसरी थे, बड़ा रिसर्च किया उन्होंने पूर्वांचल पर और एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने जो वर्णन किया है, पूर्वांचल किसी जमाने में बड़ा संपन्न था और थोड़ी बहुत गरीबी अवश्य थी, लेकिन संक्षेप में उनका मानना यह है कि वह एक विकसित समाज था। फिर वह पिछड़ा कैसे, ये विचार करने का विषय है। जिस जिले से मैं आता हूँ, गाजीपुर से, अगर ब्रिटिश गजेटियर को आप देखें तो एक अंग्रेज अधिकारी ने 1879 में लिखा है कि 78% जो भूमि थी उस पर खेती होती थी। और ये बड़ा भारी अचीवमेंट है। आज हम 78% भूमि पर खेती गाजीपुर में नहीं कर रहे हैं। 1902 में एक 333 पन्ने का गजेटियर और उसके विवरण में मैं जाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। संक्षेप में केवल कहना चाहता हूं कि एक योजना का उसमें जिक्र है जिसके मुताबिक छोटे छोटे परगना, मोहम्मदाबाद, जमानिया, माने उस समय बने थे और बाकायदा उसकी नीलामी होती थी। आप सोचिए, उस जमाने में हर एक इलाके से औसतन एवरेज 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में आता था। मैंने ये गजेटियर का शब्द मैं बोल रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बोल रहा। 2 लाख रुपए टैक्स आता था और आम जनता से ये इकट्ठा किया जाता था। 200 सालों का अगर हिसाब लगाएंगे तो जो संख्या सामने आएगी, आप कल्पना कीजिए कि पूर्वांचल को लूट करके कितना पैसा यहाँ से ले गए लोग। तो हमारी संपन्नता आज अगर नहीं दिख रही है तो उसके पीछे कई कारण हैं, उसका आगे मैं जिक्र करूँगा। कुछ और पुराने रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1890 में इनकम टैक्स अलग से लगना शुरू हुआ था। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इन जिलों के हर तहसील में 2 कैटेगरी बनाई गई। एक 2000 रुपये के ऊपर की टैक्स वसूली और दूसरी कैटेगरी थी 2000 रुपये से कम की टैक्स वसूली। और बनारस में 10 इलाकों से 10 इलाके ऐसे थे जहां खेती का सेस वसूला जाता था। अगर संपन्नता नहीं थी तो ये कैसे संभव था, ये विचार करने का विषय।
और जो उस समय सालाना आय थी 6,75,000 रुपये थी। मैंने उस समय 6,75,000, आप कल्पना कीजिए 1915 में 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी ने बनाया, तो उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने उनको जो शर्त रखी थी, उस समय पूरे भारत में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, शर्त रखी थी, उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता से मैं विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहता हूं, तो शर्त रखी थी कि 25 लाख रुपया इंडाउमेंट जमा करना है। ये बात 1916 की है और मैं बात कर रहा हूं उससे 200 साल पहले की। तो उस समय 6,75,000 रुपये की वसूली होती थी और इतना पैसा अंग्रेज अकेले पूर्वांचल से ले गए। और पूर्वांचल के परिचय में किसी सज्जन ने सुधार करते हुए एक अखबार में लिखा, सोमवंशी जी टाइप ही थे वो, कि देश के अन्य भागों से इस क्षेत्र का सबसे अधिक शोषण अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ संपन्नता थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी और ब्रिटिश रूल का जितना जम करके विरोध पूर्वांचल के लोगों ने किया, देश के किसी हिस्से ने नहीं किया। इसके कारण वो लूटे गए। अब स्वतंत्रता के बाद जो रफ्तार होनी चाहिए थी, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक कारण से नहीं। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं राजनीतिक कारण से कह रहा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल अब भारत सरकार के विचार के केंद्र बिंदु में आ गया है। और मैं कुछ आंकड़े आपके बीच कहना चाहता हूँ और जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए वो कैसे होगा मैं उसका जिक्र करूँगा। संपदा संसाधन के नए द्वार कैसे खुलेंगे, मुझे लगता है कि इन प्रश्नों पर विचार करके हमें आगे काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र के निर्माण का अंतिम अर्थ है संसाधनों तथा व्यक्तियों का निर्माण, और पूर्वांचल के सभी क्षेत्रों को मिला करके हम देखें तो विविधता वहाँ बहुत है। और मैं रेलवे का जिक्र करना चाहता हूँ। 2014 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे का जो एलोकेशन था वो 1109 करोड़ रुपए था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 14 से 19 इधर का फिगर मेरे पास नहीं है, ये पहले से मौजूद था इसलिए मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं, 11,213 करोड़ रुपए, माने 911% की वृद्धि 2014 के बाद हुई है रेलवे के लोकेशन में। अगर हाईवे को आप देखें तो उसमें भी, माने यहाँ सब जिलों के लोग बैठे हैं, बनारस से लेकर के किसी जिले में आप देख लीजिए, कोई ऐसा जिला है जहाँ 4 लेन की सड़क नहीं बन रही है, 6 लेन की, एक जिला आपको नहीं मिलेगा। और एक दो अब नाम लेना मुझे लगता है मुनासिब नहीं। आप में से अधिकांश लोग, एक हमारे मित्र हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर M.K. सिंह, पुरानी बात है, बंगलोर गए थे वो, वहाँ कोई सिलेक्शन था, तो लौटे, मुझे उनको फ़ोन करना पड़ा, कोई हमारे यहाँ के सज्जन थे जिनको अपनी आँख दिखानी थी। मैंने फ़ोन किया तो कहे कि साहब मैं तो बंगलोर से आया हूँ, बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा हूँ और जिस सड़क पर मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं बनारस नहीं बंगलोर में चल रहा हूँ। ये परिवर्तन पिछले दिनों में हुआ है और मैं उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। चिकित्सा की बात डॉक्टर साहब ने कही, अब एम्स गोरखपुर का फंक्शनल हो गया, नया इंस्टीट्यूशन है, 2-3 साल में स्टेबलाइज हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ईस्टर्न यूपी, बिहार का एक मेजर हिस्सा, मध्य प्रदेश, झारखंड, एक 12-13 करोड़ आबादी को कैटर करता है। जब मैं पढ़ता था तब से वो वहाँ मांग उठती थी और मेरे पहले भी जो लोग पढ़े होंगे कि भाई इसे एम्स बनाया जाए, एम्स बनाया जाए, जब मैं गया था तब भी मैं सुनता था। लेकिन अब वो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना है। एम्स लाइक इसलिए बना कि अगर एम्स बनता तो उसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन देश के स्वास्थ्य मंत्री होते, इसलिए तय हुआ कि नहीं साहब ये एम्स नहीं, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट, कैंसर की स्थिति क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के सहयोग से वहीं बन गया। मेडिकल कॉलेज अब गाजीपुर जैसी छोटी जगह पर भी, एक नहीं कई मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में हो गए। तो मैं समझता हूं कि 14 के बाद एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरी उत्तर प्रदेश में आया। अब इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स केवल बेंगलोर में नहीं, बनारस और गाजीपुर के लड़के भी, हमारे यहाँ कुछ नौजवान हैं जो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं और मैंने हरी मिर्च दुबई ले जाकर के बेच रहे हैं। ये स्थिति पिछले 4-5 सालों में पैदा हुई है। मुझे लगता है कि इस रफ्तार को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है
और योजनाओं को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो गति दी है पूरी उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं कि इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पूर्वांचल आभारी है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का विचार ही अमिताभ कांत जी का है। अब उधर छोड़ दीजिए आप गोरखपुर के आगे का हिस्सा, तो इधर पूरा देख लीजिए तो एक चंदौली है, क्यों अमिताभ कांत जी, एक ही जिला है एस्पिरेशनल चंदौली, और वो भी मुझे लगता है कि अब काफ़ी स्थिति बदल गई है चंदौली की। उधर सिद्धार्थनगर के आगे 2 जिले थे, तो पूरे पूर्वांचल में जो पहले पिछड़े जिले कहे जाते थे, अब आकांक्षी जिले कहे जाते हैं, उनकी संख्या भी घट गई है, प्रशांति मंच पर है। इनका एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी से इसकी बात हुई थी, आप में से पता नहीं कुछ लोगों ने सुना कि नहीं सुना। कोरोना का दौर था, इसलिए वर्चुअल बात हो रही थी, और शायद वो सिगरा स्टेडियम ही था, तुम वहीं थी। प्रशांति ने एक बात कही थी और मुझे याद है, उसने कहा कि पहले जब हम खेलने जाते थे पूर्वांचल से काशी के बाहर, तो अच्छे होटलों में रुकते थे, अच्छी सुविधाएं होती थीं और अच्छा लगता था, और मन में आता था कि काश बनारस में भी ऐसा होता। और बाहर से जब बनारस आते थे तो धर्मशाला में खिलाड़ियों को रुकवाया जाता था, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, एम्बैरेसिंग फील करती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि संसाधनों की वजह से अब किसी स्तर की खेल की प्रतियोगिता बनारस और पूर्वांचल में भी हो सकती है। ये 14 के बाद का परिवर्तन है, और इस बात को मैंने नहीं कहा है, तुमने कहा है ना। एक मैंने ऐसी खिलाड़ी जो खुद इसमें, जिस पर हम सबको गर्व है, अब एक मिशन की तरह मुझे लगता है कि इन सब कामों को हम सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे संकोच नहीं है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ी चेतना भी आई है, विकास भी आया है। कुछ उद्योग भी लगे हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं लगे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। कई सरकारी मैंने छोटे बड़े उद्योग वहाँ लगे हैं। और ये तुलसीदास जी ने एक बात कही कि घुमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, यानी धुआं भी संगत में सुगंधित हो जाता है और अपने कड़ुएपन को छोड़ देता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी की संगत में पूर्वांचल भी अब सुगंध बिखेरने लगा है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। विकास और समृद्ध संस्कृति का एक नया दौर शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि नया सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन केवल सरकार कर लेगी, मैं मानता हूं कि ये न कहीं हुआ है न कभी होगा। हमको खुद भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ करके अगर हम बैठ गए तो शायद वो नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। इसमें हमारी अपनी कमजोरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। मुझे लगता है कि पूर्वांचल की पूरी धरती अनेक हमारे बहादुरों की वीर गाथाओं से भरी हुई है। उसको हम देश में कैसे पहुंचा सकते हैं, इस माटी के कार्यक्रम में क्या हम ये तय कर सकते हैं कि ऐसे अनसंग हीरोज जिनको देश नहीं जानता है, लोकल लेवल पर कुछ लोग जानते हैं, क्या इसको देश भर में हम पहुंचा सकते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर के क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में जो हमारी जन्मभूमि है, इस पूर्वांचल की मिट्टी को बदलने में हम सब अपना जो योगदान है वो देंगे। अगर मैं सिनेमा की ओर ले चलूं तो मैं मुंबई में 2014 विधानसभा के चुनाव में प्रचार में था। एक सभा हो रही थी, तो ऐसे ही वहाँ तो आदत है, मैंने हम लोग कम बोलते हैं, वहाँ काम कम, बोलने वाले ज़्यादा हैं देश में। पूर्वांचली ज़रा काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम हैं। तो तमाम बात हो रही थी। एक सभा में मैंने कहा कि भाई सिनेमा का गाना पूर्वांचलियों ने बदल दिया। क्या हुआ? तो कहा कि हमने कहा कि पहले जब पूर्वांचली आए और बम्बई में बसे तो लोग गाना गाते थे कि किससे न परदेशियों से ना खिया मिलाना, परदेशियों को एक दिन जाना। हमने कहा कि अब ऐसा हो गया कि अब गाना बदल दिया पूर्वांचल के लोगों ने। अब लोग कहते हैं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो ये जो परिवर्तन मुंबई के फिल्म जगत में हुआ है, ये मैं मानता हूं कि ये पूर्वांचल की विशेषता है, और इसको हम सबको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं, और आयोजकों को हृदय से मैं बधाई देता हूं।
अब काशी का जिक्र अगर न हो तो मुझे लगता है कि अधूरा है। वो चाय की दुकान का जिक्र हुआ है, तो वहाँ 2 चाय की दुकान है। एक जहाँ काशीनाथ सिंह जी बैठते हैं, जहाँ उन्होंने पढ़ा, और उसके सामने हम लोग बैठते थे, वो पप्पू की चाय की, एक पप्पू की है। हाँ, नहीं, वो सामने वाली पप्पू की है, उसके ठीक अपोजिट वहाँ हम लोग बैठते थे। हाँ, तो बलिया में पैदा हुए बाबू केदारनाथ सिंह, आप सब जानते हैं। उनके बारे में कुछ कहूँ मैं, लगता है कि सूरज को दीपक दिखाना होगा। उनकी 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। ये है काशी, जिसको बाबू केदारनाथ सिंह जी ने वर्णन किया है। और दूसरी तरफ नजीर बनारसी, उन्होंने कहा कि जिसके पैर 8 पहर, जिसके पैर 8 पहर धोती है गंग की लहर, जिसके पैर 8 पहर धोती है गंग की लहर, जिसको कहते हैं बनारस, वह नगर मेरा है, वह नगर मेरा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आयोजकों को हृदय से साधुवाद देते हुए, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।